अगला अध्याय, अध्याय 51, बर्बर लड़ाई विरोधी। तुम बहुत दूर हो, सच में मजा नहीं आ रहा है। तुम बहुत कमजोर हो, इसमें कोई रोमांच नहीं है। चेन शेंग ने फुसफुसाते हुए अपना सिर हिलाया और खुद पर गर्व महसूस किया। फिर भी कुछ भी करने में असमर्थ ये यिन केवल क्रोध में उबल सकता था। वह ऐसे शत्रु के सामने लड़ने का दृढ़ संकल्प नहीं जुटा सका। उसके द्वारा अनुभव की गई पीड़ा और दर्द ने उसकी सारी इच्छाशक्ति को खत्म कर दिया और वह हताश होकर खेल को छोड़ दिया। इसी समय 18वें एरेना में ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स के एक अन्य खिलाड़ी झांग तियानलुन को पराजित कर दिया गया, जिससे 5 अकादमियों के टूर्नामेंट में उनका अभियान समाप्त हो गया। 7 के माननीय गठबंधन के लियांग फैक्सू। वह बहुत भयानक है। अखाड़े के निचले हिस्से में खड़े होकर झांग तियानलुन ने 4-5 मिनट पहले अखाड़े में जो कुछ हुआ था उस पर विचार किया और सफेद रंग के लहराते लिबादे में उस युवक की ओर देखा जो उसके लंबे काले बालों के साथ मेल खा रहा था। उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ जिससे वह सिहर उठा। झांग तियानलुन ने पहले ली लैन द्वारा दिए गए पावर कैटालिस्ट अमृत को लिया था और उसकी शक्तियां दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी ताकत एक एपर्चर वाले मार्शल शिष्यों के शिखर तक पहुंच गई थी, यहां तक कि दूसरे एपर्चर के मार्शल शिष्यों को भी उसके खिलाफ मुश्किल समय का सामना करना पड़ता। फिर भी अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ भी वह माननीय गठबंधन के साथ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत के सामने कुछ भी नहीं था। बस एक ही चाल में झांग तियानलुन ने पहले 4 मिनट में लगातार हमले किए, लेकिन जब पहले 4 मिनट के बाद पहले सेकंड में लियांग फैक्स्यू ने केवल एक ही वार किया था, तो झांग तियानलुन को अपनी शक्ति के बल पर मंच से आसानी से उड़ा दिया गया। उनकी शक्तियों के बीच का अंतर अथाह था। छठे अखाड़े में डिंग हाओ अपने दूसरे राउंड में अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़े थे। उनके प्रतिद्वंदी सदन एकेडमी ऑफ पर्पल शर्ट्स के तीसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी डोंग यी थे। डोंग यी एक सख्त चेहरे वाला, तीखी आंखों वाला और छोटे बालों वाला युवक था। उसके चौड़े कंधे और लंबी और मांसल भुजाएं उसे एक खतरनाक पत्थर की तरह बनाती थीं, जो उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को डरा देती थी। पूर्वी और दक्षिणी अकादमियों से आए लगभग 5 या 600 शिष्यों की भीड़ रिंग के चारों ओर जमा हो गई। डोंग यी के मिलनसार और मिलनसार चरित्र ने उन्हें पर्पल शर्ट्स की दक्षिणी अकादमी के शिष्यों के बीच एक व्यापक रूप से सम्मानित व्यक्ति बना दिया, जिनकी लोकप्रियता अकादमी के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज लियू कून से कम थी। दूसरी ओर डिंग हाओ भी पूर्वी अकादमी का एक सुप्रसिद्ध शिष्य था। फिर से नानगोंग झेंग और अन्य लोगों द्वारा की गई घटनाओं और डिंग हाओ द्वारा नानगोंग झेंग और 10 अन्य लड़कों को हराने से पूर्वी और दक्षिणी दोनों अकादमियों के शिष्यों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसलिए इस लड़ाई ने दोनों अकादमियों के सभी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। डिंग हाओ को हराओ, वरिष्ठ भाई डोंग। उसे नीचे ले जाओ और हमारे दक्षिणी अकादमी के लिए सम्मान बहाल करो। दक्षिणी अकादमी के शिष्यों ने खुशी मनाई और चिल्लाया, उम्मीद है कि डोंग यी डिंग हाओ के खिलाफ विजयी होगा और अपने स्कूल का नाम फिर से रोशन करेगा। कोई कसर मत छोड़ो, वरिष्ठ भाई डिंग। दक्षिणी अकादमी के इन अहंकारी मूर्खों के बेशर्म शोर को शांत करो। पूर्वी अकादमी के शिष्य भी जिद्दी और अधीर होकर चिल्लाए। रिंग के नीचे का माहौल पहले से ही उबलने के बिंदु को पार कर चुका था, जबकि मुकाबला अभी शुरू भी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यदि वहां जज या अंपायर मौजूद न होते तो शिष्यों में हाथापाई शुरू हो जाती। उसी समय मंच पर ऐसा कहा जाता है कि आप पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स के सबसे महान तलवारबाज के रूप में जाने जाते हैं। न केवल आपने नानगोंग झेंग को केवल एक ही वार में हराया था, बल्कि आपने पूरे दक्षिणी अकादमी को अपने दम पर जीतने का भी दावा किया है। डोंग यी की तीखी आंखें उसके प्रतिद्वंद्वी को घूर रही थी, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा और भूख उनके भीतर भड़क रही थी। डिंग हाओ केवल मुस्कुराया और कहा, अफवाह। तुमने ऐसी बातें किससे सुनी? हा, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हें अपने अहंकार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दक्षिणी अकादमी को कोई अपमान नहीं सहना पड़ेगा। अपनी तलवार को अपनी पीठ पर उठाए हुए डोंग यी ने अपनी मुट्ठियां कस ली और अपने विरोधी के पास पहुंच गया। अपने हर कदम के साथ वह और भी ज्यादा डरावना और दबंग लग रहा था। जो लोग दूसरों को अपमानित करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से दूसरों द्वारा अपमानित किया जाएगा। अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह ही डिंग हाओ ने भी अपनी तलवार खींचने की कोशिश नहीं की।
वह एक अदम्य पर्वत की तरह अपनी मुद्रा में स्थिर और स्थिर खड़ा रहा। धमाका। अचानक डोंग यी आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का मारा। उसके मुंह से निकली ऊर्जा की विशाल लहर ने हवाओं को झकझोर कर रख दिया और ऐसी आवाजें निकलने लगी जो राक्षसी शिकारियों की दहाड़ और चीख जैसी थी। कितना जोरदार और सीधा प्रहार! कैसी तीव्र शक्ति! रिंग के निचले हिस्से में दक्षिणी अकादमी के सभी लोग खुशी से रो पड़े और तालियां बजाने लगे। हालांकि डिंग हाओ अभी भी शांत स्वभाव में था, उसने वार से बचने का कोई संकेत नहीं दिया। उसने खुद को अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर फेंका। उसने अपनी हथेली कमर के स्तर से उठाए और आगे की ओर वार करने से पहले अपनी कलाई को झटका दिया, साथ ही अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर हवा का एक शक्तिशाली जेट भी भेजा। एक क्षण में ही उनका वार एक दूसरे पर सीधा पड़ गया। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ जिससे एक जोरदार झटका लगा, जिससे सभी के कान गूंज उठे। बहुत से लोग तो पीले पड़ गए और कमजोर हो गए, उन्हें इतना मतली आने लगी कि वे लगभग बेहोश हो गए। प्रचंड हवाएं उनके चारों ओर बेरहमी से चल रही थीं, और उनकी दृष्टि इतनी धुंधली हो गई थी कि वे ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। दक्षिणी अकादमी के छात्रों के समूह को उम्मीद थी कि डोंग यी के प्रहार से डिंग हाओ पीछे की ओर गिर जाएगा, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसके बजाय पूर्वी अकादमी के छात्रों के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए और वे राहत और खुशी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि द्वंद्वयुद्ध में स्थिति उनके पक्ष में हो गई थी। डोंग यी को अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने का एहसास हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मोटाई के बावजूद वह कुछ कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गया। जबकि डिंग हाओ को केवल हल्का झटका लगा था और उसका संतुलन बिगड़ा नहीं था। दोनों लड़ाकों की ताकत में अंतर तुरंत ही स्पष्ट हो गया। हर कोई आसानी से पहचान सकता था कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। किसी ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि दक्षिणी अकादमी के डोंग यी, जो अपनी अत्यधिक क्रूर शारीरिक शक्ति और अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जाने जाते थे, कच्ची शक्ति की प्रतियोगिता में पराजित हो जाएंगे। यह ऐसा परिणाम नहीं था जिसकी कल्पना दक्षिणी अकादमी के शिष्यों, जिनमें स्वयं डोंग यी भी शामिल थे, ने कभी की थी। दोबारा डोंग यी ने चुनौती देते हुए दहाड़ लगाई। उसने अपनी भुजाओं को हिलाया जो दर्द से सुन्न हो गई थी और अपनी शक्तियों को फिर से प्रवाहित किया क्योंकि उसकी भुजाएं एक विशाल पेड़ के तने की तरह उभरी हुई थीं, जो शक्ति और ऊर्जा से भरी हुई थी। वह एक जंगली जानवर की तरह जंगली होने लगा और उसके ऊपर एक भयावह काली आभा छा गई। उसने अपने शिकार पर हमला किया और बिजली के बोल्ट की गति और तीव्रता के साथ एक और मुक्का मारा। हवा में गड़गड़ाहट भरी कराहें गूंज उठी। ऐसा ही हो, डिंग हाओ ने जवाब में चिल्लाया। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज आए और उसने जवाबी हमले में अपनी हथेली से वार किया। धमाका। धमाका। पलक झपकते ही रिंग के अंदर से टकराने वाले प्रहारों की एक श्रृंखला हवा में गूंजने लगी। टकराने वाले प्रहारों से उत्पन्न विस्फोटक शक्ति ने उन्मादी धमाकों का एक ऐसा कोलाहलपूर्ण कोलाहल पैदा किया जो इतना तेज था कि दर्शकों में से कई लोग तनाव के कारण कमजोर होने लगे। कम शक्ति वाले कुछ शिष्यों को अपने कानों पर हाथ रखकर खुद को अखाड़े से दूर रखना पड़ा। नीचे खड़े सभी लोग दोनों योद्धाओं को धुंधली हवा के कारण मुश्किल से देख पा रहे थे। अब तक उन्होंने अपने हथियार नहीं निकाले थे, वे केवल नंगे हाथों से लड़ रहे थे। उनके प्रहारों और वारों की प्रत्येक टक्कर आमने सामने थी, जैसे कील पर हथौड़ा और निहाई पर हथौड़ा, जिसके परिणामस्वरूप विशाल और शक्तिशाली प्रहार हुए। फिर भी उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे अभी भी अपने दुश्मन को हराने और इस लड़ाई को जीतने की उन्मादी इच्छा से ग्रस्त थे। कितनी भयानक शक्तियां! क्या वे वास्तव में मनुष्यों के वेश में क्रूर राक्षस हैं? मनुष्य के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? ये लड़ाई का कितना क्रूर तरीका है। हे भगवान, आखिर इन दोनों में इतनी क्रूर ताकत कैसे विकसित हुई? उनकी लड़ाई की क्रूरता और बर्बरता से हर कोई हैरान और हैरान था, तथा अपनी आंखों में अविश्वास के साथ इस द्वंद्व को देख रहा था। उन्होंने देखा कि जब डोंग यी का मुक्का चूककर जमीन पर गिरा तो जमीन हिल गई थी, और फिर उन्होंने देखा कि डिंग हाओ की हथेली के प्रहार से जमीन पर कुछ हरे रंग की टाइलें टूट गईं, जिससे सभी लोग अचंभित हो गए और वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। ये स्पष्ट था कि दोनों अभी भी केवल अपनी शारीरिक शक्ति से ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। उन्होंने अभी तक किसी भी क्यूई या संवर्धन का उपयोग नहीं किया है। यह उनकी लड़ाई का सबसे भयावह हिस्सा था।
रिंग के चारों ओर लीलैंड, जी यिन, सेंट्रल अकेडमी के माननीय गठबंधन के 7 सदस्य, दक्षिणी अकादमी के ल्यूकुंग, उत्तरी अकादमी के लिनशिन और रेन शियाओ और पश्चिमी अकादमी के बाकी योद्धा खड़े थे। वे सभी अपनी लड़ाई समाप्त कर चुके थे और 1 घंटे तक चली खून खराबे वाली लड़ाई को देखने के लिए यहां एकत्र हुए थे। अगला अध्याय, अध्याय 52, 7 के माननीय गठबंधन की प्रतिष्ठा। उन्होंने अगले दौर में अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों का अध्ययन किया। कुछ लोग आशंका से भरे हुए थे जबकि अन्य लोग इस शानदार युद्ध का उपहास कर रहे थे। हुर्रम्फ योद्धा सबसे महान लोग हैं जो क्यूई का अभ्यास करते हैं। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के मार्शल कलाकारों के लिए जंगली लोगों की तरह लड़ना वास्तव में शर्मनाक है। अपनी ताकत को इस स्तर तक बढ़ाना वाकई आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि दोनों लोगों ने गुप्त रूप से गोल्डन बॉडी जादू के किसी प्रकार का अभ्यास किया है। हमें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। एक शक्तिशाली शारीरिक शरीर शक्तिशाली युद्ध शक्ति को उजागर करने का आधार है। इन दो लोगों में असीमित क्षमता है। वे दोनों मजबूत शरीर वाले जंगली हैं, लेकिन सरल स्वभाव के हैं। वे मेरे विरोधी होने के लायक नहीं हैं। प्रत्येक प्रांगण के वरीयता प्राप्त लड़ाके जो सफलतापूर्वक तीसरे दौर में प्रवेश कर चुके थे, मैदान पर लड़ाई देख रहे थे। उनमें से प्रत्येक के अलग अलग विचार थे। उनमें से कुछ ने शायद तिरस्कार के साथ बात की होगी, लेकिन उनके भाव शांत नहीं थे। अगर वे उनसे भिड़ते, जो दिखने में इंसान थे लेकिन अलौकिक रूप से शक्तिशाली थे, और उनसे लड़ते, तो उन्हें भी किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता। धमाका। कोई नहीं जानता था कि मैदान में कितनी विस्फोटक ध्वनियां गूंजी थीं। वे दो आकृतियां जो बिजली की तरह आपस में टकरा रही थीं, अंततः अलग हो गईं। डोंग यी के बैंगनी वस्त्र फटे हुए और धूल से सने हुए थे। उसे कई दर्जन कदम पीछे धकेला गया और वह धीरे धीरे अपने कदम जमा पाया। इस समय भी उसका शरीर अभी भी भाले की तरह सीधा खड़ा था। यह बहुत सीधा था। डिंग हाओ के काले लबादे पर भी कई जगह चीर फाड़ थी। उसके हाथ लाल धब्बों से भरे हुए थे और उसकी नसें उभरी हुई थीं। उसके हाथ कांपने लगे और ताजा खून बहने लगा। हा, अच्छा। यह अभी भी पहली बार है जब मैं, डोंग यी, एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिला हूं जो इतने लंबे समय तक मुट्ठी से मुट्ठी का सामना कर सकता है। पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के पहले तलवार डिंग हाओ। आप बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। डोंग यी खुलकर हंसा। उनके इस रवैये से बैंगनी शर्ट वाले दक्षिणी अकादमी के शिष्यों में जोश भर गया, तथा वे उनके उत्साह का विरोध नहीं कर सके। लेकिन अगले ही पल अचानक परिवर्तन घटित हुआ। डोंग यी ने अपनी बात पूरी की, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका और फिर उसने अपना मुंह खोला और खून से लथपथ मुंह बाहर थूक दिया। फिर वह पीछे की ओर गिर गया। वरिष्ठ भाई डोंग। कुछ लोग मैदान के नीचे चौंक गए। वे तेजी से आगे बढ़े और गिरे हुए डोंग यी को पकड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े। जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो उन्होंने पाया कि डोंग यी के मुंह, नाक और कान से खून बह रहा था। उसकी बाहों और गर्दन की नसें इस तरह उभरी हुई थीं मानो उसके शरीर पर सेंटीपीड रेंग रहे हो। यह भयानक लग रहा था। पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले, तुम लोग बहुत ज्यादा हो। तुमने सीनियर भाई डोन को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया है। बैंगनी शर्ट वाले दक्षिणी अकादमी के एक शिष्य ने डिंग हाओ को गुस्से से देखा। डिंग हाओ का चेहरा शांत था। उसने अपना बचाव नहीं किया। बेवकूफी भरी बात है। टूर्नामेंट के मैदान में किसी का घायल होना लाजिमी है। वह बस टक्कर से बेहोश हो गया है। यह उसकी गलती है कि उसके कौशल दूसरों की तरह अच्छे नहीं हैं। झांग फैन और वांग शियाओ की मैदान में कूद पड़े और डिंग हाओ के पास खड़े हो गए। उन्हें डर था कि उसका फायदा उठाया जाएगा। पूर्वी अकादमी के डिंग हाओ ने हरी शर्ट जीती। अखाड़े के नीचे बैठे जज ने ऊंची आवाज में इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा की। अखाड़े के नीचे पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के शिष्यों ने जयकारे लगाए। वे उत्सुकता से अखाड़े में कूद पड़े और डिंग हाओ को उत्साह से घेर लिया। बैंगनी शर्ट के दक्षिणी अकादमी के शिष्य केवल डोंग यी के साथ उदास होकर अखाड़े को छोड़ सकते थे। डोंग यी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में अपने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में हार गया था, इसलिए कहने को कुछ नहीं था। एकमात्र बात जो उन्हें स्वीकार करने में मुश्किल हुई, वह ये थी कि डोंग यी उन 3 लोगों में से एक था, जिन पर दक्षिणी अकादमी को भरोसा था कि वे दूसरे दौर में जीतेंगे।
हालांकि वह डिंग हाओ काले घोड़े से अप्रत्याशित तरीके से हार गया था। बहुत दूर। कितना दिलचस्प है, हे, ये वाकई दिलचस्प है। मुझे उम्मीद है कि मैं कल प्रतियोगिता के तीसरे दौर में इस डिंग हाओ को चुनूंगा। सेंट्रल एकेडमी ऑफ व्हाइट शर्ट्स के माननीय अलायंस ऑफ सेवन के तीसरे सदस्य चेन शिंग ने प्रतियोगिता देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। वह एक मार्शल उन्मादी व्यक्ति था और कठिन विरोधियों को सबसे अधिक पसंद करता था। ये डिंग हाओ अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह है। उसने बहुत कठिन संघर्ष किया। भले ही उसने दक्षिणी अकादमी के डोंग यी को हराया हो, लेकिन उसकी अंदरूनी चोटें भी काफी गंभीर हैं। कल प्रतियोगिता में वह चाहे जिसे भी चुने, वह निस्संदेह हार जाएगा। दूसरे सदस्य लियांग फी ने अफसोस जताते हुए कहा। मैं जल्द या बाद में उससे लड़ूंगा। हाँ, और वह डोंग यी, हे, मुझे वे दोनों पसंद हैं। चेन शिंग, मार्शल उन्माद ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति एक लड़ाई के लिए उत्सुक थी। चलो वापस चलते हैं। माननीय सात गठबंधन के नेता ली मुयुन मुड़े और चले गए। वह 5 अकादमियों में से प्रतियोगिता जीतने के लिए पसंदीदा विकल्प था। वह सुंदर था, लंबा और पतला। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी, जिससे दूसरों को लगता था कि वह मिलनसार और सहज है। उसकी आंखें आकर्षक थीं, जो पुरुषों में दुर्लभ थीं, और जब वह मुस्कुराता था, तो उसमें एक अवर्णनीय आकर्षण होता था और वह किसी भी लड़की को आकर्षित कर सकता था। बाकी 6 लोग ली मुयुन के पीछे पीछे चले गए। वे सातों लोग बहुत ही असाधारण लग रहे थे, उनके सफेद वस्त्र लहरा रहे थे। उन्होंने बहुत पहले ही अपने आसपास के शिष्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। देखो, ये सफेद शर्ट वाले सेंट्रल एकेडमी का प्रसिद्ध ऑनरेबल अलायंस ऑफ सेवन है। ये सही है। तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में प्रवेश करने के तुरंत बाद उन सातों ने गठबंधन कर लिया। वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं और सभी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के तीसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ये कितनी ईर्ष्यापूर्ण बात है। विभिन्न अकादमियों से आए शिष्यों ने चर्चा की। सेंट्रल एकेडमी से आए सफेद शर्ट वाले कुछ शिष्यों के चेहरे पर गर्व की भावना भी नहीं दिख रही थी। हम, ऑनरेबल अलायंस ऑफ सेवन, मैं देखना चाहती हूं कि आप सभी कब तक इस पर गर्व कर सकते हैं। ली लैन ने भयावह नजर से कहा। फिर उसने डिंग हाओ की ओर देखा, जो अखाड़े में अपने साथी शिष्यों से घिरा हुआ था। उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर वह गे यिन और झांग तियानलुन को अपने साथ ले आया और चला गया। डिंग यी को अपने कौशल के साथ प्रतियोगिता के चौथे दौर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। फिर भी वह डिंग हाओ से हार गया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। हाँ, ये बहुत दुखद है। योजना के कुछ हिस्से गायब हैं। लियू कुंग, जिसे क्रेजी कुंग के नाम से भी जाना जाता है, बैंगनी शर्ट पहने हुए शिष्यों की भीड़ में खड़ा था। वह दक्षिणी अकादमी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसकी एक भौं सिकुड़ी हुई थी, और उसकी आंखों में एक रोशनी चमक रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। फिर वह अपने अनुयायियों के साथ चला गया। कितनी अफसोस की बात है। इस डिंग हाओ को वाकई कोई अनुभव नहीं है। उसने लड़ने का इतना बेवकूफाना तरीका चुना। उसने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है। कल का मैच उसके लिए पहले ही खत्म हो चुका है। पीली शर्ट वाले नॉर्डर्न एकेडमी के खूबसूरत युवक लिन शिन ने भी मुड़कर वहां से चले जाने की कोशिश की। चूंकि ऐसा है, भगवान मुझे आशीर्वाद दे और मुझे कल उसे लेने दे। मोटे और पेटू रेन शियाओयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन शिन लगभग लड़खड़ा गया। उसने कहा, तुम्हें आज दूसरे राउंड में नहीं लड़ना पड़ा। यह पहले से ही बहुत अच्छी किस्मत है। तुम अभी भी कल एक लगभग अपन प्रतिद्वंद्वी को चुनने के बारे में सोच रहे हो। सपने देखो। अरे, इतना हंगामा क्यों? तुम्हें मेरी किस्मत से जलन नहीं होती, है ना? रेन शियाओयाओ ने हंसते हुए कहा। लिन शिन ने जवाब दिया, तुम जाकर मर क्यों नहीं जाते? ... वरिष्ठ भाई डिंग, क्या आप ठीक हैं? जब वे डिंग हाओ को उसके कमरे में वापस ले गए तो झांग फैन ने चिंतित होकर पूछा, जब वे नंबर 8 के आंगन में वापस आए। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो, डिंग हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो फिर सीनियर भाई डिंग, जल्दी आराम करो। तुम्हें कल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के तीसरे दौर में भाग लेना है। हे, सीनियर भाई डिंग, तुमने आज वाकई सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईस्टर्न अकादमी के सीनियर और जूनियर भाई सभी बहुत उत्साहित हैं।
खास तौर पर वे महिला शिष्य, वे लगभग पागलों की तरह तुम्हारी पूजा करती हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है। वांग शियाओकी, जिसने डिंग हाओ को झांग फैन के साथ वापस भेजा था, ने धूर्तता से हंसते हुए कहा। अध्याय 53 वांग जियाओकी का परिवर्तन। वह युवक जो घमंडी और अहंकारी था और जिसमें बहुत सी बुरी आदतें थीं, उसने पहले ही खुद पर बहुत नियंत्रण कर लिया था। उसने डिंग हाओ और झांग फैन के साथ समय बिताया था और तीनों लोग अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की। उन दोनों ने डिंग हाओ के आराम में खलल डालने की हिम्मत नहीं की और चले गए। धमाका। कमरे का पत्थर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। डिंग हाओ ने हल्की सांस ली। फिर वह पत्थर के बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी मार्शल आर्ट कौशल को सक्रिय करना शुरू कर दिया। आज दक्षिणी अकादमी के बैंगनी शर्ट के डोंग यी के साथ मुकाबला जोरदार और संतोषजनक रहा। पहाड़ के पीछे कचरा चट्टान की गुफा में चमत्कारी मुठभेड़ के बाद से डिंग हाओ का शारीरिक शरीर बहुत मजबूत हो गया था। शारीरिक शक्ति के मामले में उसे अभी तक अपने प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिलना था। ये डोंग यी एक अपवाद था। उसने डिंग हाओ के साथ लगभग 2 घंटे तक लड़ाई की थी। हालांकि अंत में वह डोंग यी को बेहोश करने में कामयाब हो गया था, लेकिन डिंग हाओ को वास्तव में कई छिपी हुई आंतरिक चोटें लगी थी। तीव्र टक्कर के कारण डिंग हाओ के आंतरिक अंग लगभग हिलने लगे थे। डिंग हाओ की वर्तमान शारीरिक स्थिति वास्तव में बहुत खराब थी। हालांकि वह चिंतित नहीं था। उसने अपने ऊपरी और निचले डेंटियन में बर्फ और आग क्यूई को बुलाया। वे 12 मानक मेरिडियन के शाओइन फर्स्ट चैनल ऑफ हैंड और 6 अतिरिक्त चैनलों के रेन मेरिडियन के पहले से ही खुले हिस्सों के माध्यम से चक्कर लगाते हैं, शरीर को पोषण देते हैं और चोटों को ठीक करते हैं। क्यूई बहुत जोर से हिल रही थी, मानो वे रेत को ऊपर उठा रही बड़ी लहरें हो। उन्होंने डिंग हाओ के शरीर को एक बार फिर से रगड़ा। शक्तिशाली बल ने चोटों को शीघ्रता से दूर कर दिया। क्यूई के अद्भुत परिणामों की कल्पना करना कठिन था, जिसमें पारस्परिक उत्पादन और प्रतिबंध था, जैसे बर्फ और आग एक साथ मिलकर चोट को ठीक करते हैं। डिंग हाओ ने संतोष से सिर हिलाया। जैसे ही वह साधना जारी रखने वाला था, अचानक उसके शरीर में परिवर्तन हुआ। भयंकर लड़ाई से थके हुए उसके शरीर में अचानक बिना किसी चेतावनी के एक नई शक्ति पैदा हुई। उसके पेट के निचले हिस्से में स्थित डेंटियन और छाती के डेंटियन से एक ही समय में गर्म प्रवाह शुरू हुआ। यह मूर्त और अमूर्त दोनों लग रहा था। यह एक रहस्यमय और गूढ़ मार्ग का अनुसरण करता हुआ डिंग हाओ के पूरे शरीर में हिंसक रूप से बह रहा था। ये गर्म प्रवाह मानव की हड्डियों, रक्त, मांस, बाल और त्वचा को बनाने वाली प्रत्येक कोशिका को पोषण देने में सक्षम प्रतीत होता है। ये है। डिंग हाओ हैरान रह गया। ऐसा पहले भी हो चुका है जब वह पहाड़ के पीछे कचरा चट्टान की गुफा से बाहर निकला था, जब वह पहाड़ पर चढ़ने से बच गया था। सिवाय इसके कि उस समय धीमी गति से काम करने वाले प्रवाह की ताकत और स्पष्टता इससे कहीं कमजोर थी। गर्म धारा लगभग 5 या 6 मिनट तक चली। पहले की तरह इस गर्म धारा के कारण मेरी शारीरिक शक्ति दोगुनी हो गई है। अब यह 1500 किलोग्राम के करीब है। अगर मैं मुक्का मारता हूं तो हवा का विस्फोट हो सकता है। ये शारीरिक शक्ति केवल मार्शल डिसिपल दायरे में 3 खुले छिद्रों वाले मार्शल कलाकारों के पास होती है। डिंग हाओ ने हल्के से खिंचाव महसूस किया और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अकल्पनीय शक्ति से भर गया है। हा, लिटिल चैप डिंग, ये कृपाण और तलवार संत प्राणियों का चमत्कार है। तलवार मास्टर, जो लंबे समय से नहीं बोला था, आखिरकार बोला। तुम्हारे शरीर ने गुफा में स्वर्ग और पृथ्वी का सार अवशोषित कर लिया है। तुमने बहुत अधिक शक्ति एकत्रित कर ली है और अभी तक इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया है। ये गर्म धारा वास्तव में इस ऊर्जा को अवशोषित करने और परिवर्तित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सेबर मास्टर ने अधिक विशिष्ट होते हुए समझाया। डिंग हाओ समझ गया कि क्या नहीं कहा गया था और उसने कहा, यह नहीं जानते हुए कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं इस शक्ति को केवल तभी अवशोषित और परिवर्तित कर सकता हूं जब मुझे लगातार पीटा जाता रहे और मैं थक जाऊं। हा, ये सही है। जब आपका शरीर पूरी तरह थक जाएगा, तभी आप छिपी हुई शक्ति को उत्तेजित कर पाएंगे। यार, तुम्हें पिटने के बहुत मौके मिलेंगे, चिंता मत करो। तलवार मास्टर और कृपाण मास्टर ने कहा। डिंग हाओ को अचानक लगा कि भविष्य में उसका साधना पद बहुत आसान नहीं होगा।
अपने मन में दो गुरुओं के साथ बातचीत करने के बाद डिंग हाओ ने ताइक्सुआन तलवार तलाश शास्त्र को सक्रिय करना शुरू कर दिया और शाओलिन फर्स्ट चैनल ऑफ हैंड के जीवन नदी एपर्चर में दूसरे एपर्चर को परिष्कृत किया। इस बार जब बर्फ और हिमक्यूई जीवन नदी क्षेत्र के पास पहुंची तो पिछली बार हुई अजीब गायब होने वाली घटना नहीं हुई। बर्फ और हिम का बल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया जो बगल से छिद्र में प्रवेश कर रहा था, धीरे धीरे अंदर के विदेशी पदार्थ और रुकावट को परिष्कृत कर रहा था। यह प्रक्रिया धीमी थी। समय जल्दी बीत गया। जब खिड़की से सूरज की पहली किरण चमकी तो डिंग हाओ ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी की किरणें चमक उठी। उसका पूरा आभामंडल नाटकीय रूप से बदल गया। वह अवर्णनीय आकर्षण से भर गया। जीवन नदी के छिद्र को अवरुद्ध करने वाले विदेशी पदार्थ को अंततः परिष्कृत कर दिया गया था। पूरा छिद्र क्रिस्टल साफ था और बर्फ की तरह सुंदर था। बर्फ और हिमक्यूई ने हिमस्खलन की तरह शाओलिन प्रथम चैनल ऑफ हैंड के दो छिद्रों के माध्यम से तेजी से चक्रित होकर अवरुद्ध नदी को साफ कर दिया। हाँ, मैं आखिरकार दो छिद्रित मार्शल डिसिपल क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूँ। क्यूई साइक्लिंग की गति भी 20 चक्र प्रति सेकंड तक पहुंच गई है। यह एक नई अवस्था है। मैं मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में आज के तीसरे दौर के बारे में अधिक आश्वस्त हूँ। दो छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र। डिंग हाओ धीरे से उठा, अत्यंत संतुष्ट। मार्शल शिष्य क्षेत्र में 9 छोटे क्षेत्र थे। हर छिद्र का परिष्कार एक नए क्षेत्र की ओर ले जाएगा। किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करने से न केवल व्यक्ति की शक्ति, प्रतिक्रिया और गति दोगुनी हो जाएगी, क्यूई भी मजबूत और लंबी होगी और साइकिल चलाने की गति भी दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब यह था कि व्यक्ति दुश्मनों से लड़ते समय तेजी से लड़ने और अधिक प्रभाव डालने में सक्षम होगा। इसका यह भी मतलब था कि व्यक्ति उच्च स्तर की जादू कौशल युद्ध तकनीकों को विकसित और सक्रिय कर सकता है। डिंग हाओ दो छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसकी ताकत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। डिंग हाओ को कुछ देर के लिए खुशी महसूस हुई। फिर उसने अपना टॉप उतारा और ठंडे पानी की एक बड़ी बाल्टी लेने के लिए आंगन में चला गया। उसने उसे उठाया और अपने सिर पर डाला। उसने खुशी से स्नान किया, अपने शरीर से गंदगी को धोया। फिर वह अपने कमरे में वापस आया और साफ काले कपड़े पहने। उसने झांग फैन और वांग शियाओकी को बुलाया और वे दोनों एक साथ मेस हॉल के लिए निकल गए। शिकार करने वाले युवक आज खुश दिख रहे थे। मैंने कल रात को आखिरकार अपनी क्यूई की भावना को सक्रिय किया और आखिरकार अपने डेंटियन के समुद्र को महसूस किया। मुझे अपने क्यूई के बीज को आगे बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह के दृश्यमान सुधार शायद दूसरों के लिए उल्लेख करने लायक न हो, लेकिन झांग फैन इसके कारण उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वांग शियाओ की अवचेतन रूप से खंडन करना चाहता था। वह कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और हार मान ली। वह झांग फैन को परेशान नहीं करेगा। वह मुड़ा और ध्यान से एक छोटी पुस्तिका निकाली और डिंग हाओ को दे दी। उसने कहा, वरिष्ठ भाई डिंग हाओ, यह अच्छी चीज है। इसे देखो, शायद तुम इसका इस्तेमाल कर सको। डिंग हाओ ने उलझन में इसे स्वीकार कर लिया। उसने इसे खोला और चौंक गया। पुस्तिका में 5 अकादमियों के बीच प्रतियोगिता के तीसरे दौर में भाग लेने वाले 13 प्रतियोगियों की विस्तृत जानकारी दर्ज की गई थी। इसमें उनकी ताकत, उनकी युद्ध शैली और अन्य जानकारी का अनुमान शामिल था। यह अत्यंत विस्तृत था। यह तुम्हें कहां से मिला? डिंग हाओ बेहद हैरान था। वांग शियाओकी ने रहस्यमय ढंग से हंसते हुए कहा, यह वास्तव में रहस्य नहीं है। मैंने कल कुछ पैसे खर्च किए और पूर्वी अकादमी के कुछ शिष्यों से हर मैच देखने और रिकॉर्ड करने के लिए कहा। कल मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक अकादमी से शिष्यों को ढूंढा और उन्हें भोजन के लिए पहली मंजिल पर बुलाया और उनसे ये जानकारी प्राप्त की। अगला अध्याय 54 तीसरी पीढ़ी के शिष्यों के बीच शर्त। वांग शियाओकी एक व्यापारी परिवार से था और बहुत अमीर था। पैसा उसके हाथों से बहते पानी की तरह बहता था और उसे इसका बुरा नहीं लगता था। डिंग हाओ ने छोटी पुस्तिका रख ली और थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने वांग शियाओकी के कंधों को थपथपाया और कहा, जूनियर भाई जोंग, धन्यवाद। मैं आपकी मदद को याद रखूंगा। वरिष्ठ भाई, आप वाकई महान हैं। झांग फैन ने अपनी खुशी में अपनी सारी बुरी भावनाएं दूर कर दी थी।
उसने उत्साह से वांग शियाओकी के कंधों को गले लगाया और कहा, इससे आज की प्रतियोगिता में वरिष्ठ भाई के जीतने की संभावना और भी बढ़ गई है। वांग शियाओकी हंसा। वह बहुत खुश है। डिंग हाओ के रुख ने, विशेष रूप से, उसे चुपचाप राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। वांग शियाओकी एक व्यापारी परिवार से था। हालांकि उसका परिवार हमेशा उसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए तैयार करता रहा था, लेकिन बचपन में वह अपने आसपास के माहौल से प्रभावित था। वह वित्तीय कला में काफी प्रतिभाशाली था और चीजों और लोगों को उनके वास्तविक रूप में देखने में सक्षम था। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से ही वांग शियाओकी अपने आसपास के सभी लोगों का अवलोकन कर रहा था तथा निवेश करने लायक किसी व्यक्ति को चुन रहा था। आखिरकार प्रतीक्षा सूची में शामिल हर शिष्य जिसने अभी अभी तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में प्रवेश किया था, उसके पास अंत में तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के उच्च पदों पर प्रवेश करने का मौका था। वांग शियाओकी जानता था कि उसके पास कोई चौंकाने वाली प्रतिभा नहीं है। अगर वह किसी ऐसे शिष्य का दोस्त बन सकता है जो बेहद प्रतिभाशाली है और जिसका भविष्य असीमित है, तो वह भविष्य में इसका लाभ उठा सकता है। उसका पूरा परिवार इससे लाभान्वित हो सकता है। शुरुआत में वह डिंग हाओ के बारे में अच्छा नहीं सोचता था। आखिरकार उस समय डिंग हाओ बिना किसी पृष्ठभूमि के एक गरीब आदमी था। भले ही उसकी समग्र रैंकिंग अच्छी थी, लेकिन उसमें निवेश की कोई संभावना नहीं दिखी। यही कारण था कि वांग शियाओकी ने पूर्वी अकादमी के शिष्यों में असाधारण जुओ यीफेंग पर अपना प्रयास खर्च किया। उसने जुओ यीफेंग के सर्कल में प्रवेश करने का एक तरीका खोजने की कोशिश की। लेकिन ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स में सीडेड फाइटर सिलेक्शन मैच में डिंग हाओ ने जुओ यीफेंग, फेंग तियानी और अन्य को हराया और आश्चर्यजनक तलवारबाजी कौशल दिखाया। उसके बाद वांग शियाओकी को तुरंत पता चल गया कि उसने गलत फैसला किया था। उसने जल्दी से अपना रवैया समायोजित किया और डिंग हाओ के करीब आने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वांग जियाओकी ने थोड़े समय में ही डिंग हाओ के चरित्र को समझ लिया। साथ ही वह डिंग हाओ के धार्मिक रवैये के वशीभूत होने से खुद को नहीं रोक सका। खास तौर पर मूर्ख झांग फैन के प्रति डिंग हाओ की ईमानदारी ने धीरे धीरे वांग शियाओकी को शर्मिंदा कर दिया। उसने अनजाने में अपनी व्यावसायिक योजनाओं को त्याग दिया और वास्तव में डिंग हाओ का दोस्त बनना चाहता था। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी ऊर्जा और विचार खर्च किए और रातों रात सूचना पुस्तिका तैयार कर ली। डिंग हाओ के रुख का मतलब था कि उसने आखिरकार झांग फैन को स्वीकार कर लिया है, अपने इस डॉममेट को स्वीकार कर लिया है। इससे वांग शियाओकी अजीब तरह से उत्साहित हो गया। दोपहर को प्राचीन घंटी की मधुर ध्वनि तलवारबाजी की खोज करने वाले पर्वत के पूरे दूसरे सीढ़ी क्षेत्र में गूंज उठी। बाहर हथियार अभ्यास क्षेत्र एक बार फिर लोगों से भर गया। 5 अकादमियों के बीच पहली प्रतियोगिता का दूसरा दिन शुरू होने वाला था। पहले दिन के बाद 5 अकादमियों के 30 वरीयता प्राप्त सेनानियों में से केवल 13 ही शक्तिशाली बचे थे। वे शीर्ष 7 में जगह बनाने के लिए आज भी मुकाबला जारी रखेंगे। विभिन्न अकादमियों की रैंकिंग के संदर्भ में, सफेद शर्ट की केंद्रीय अकादमी से ऑनरेबल अलायंस ऑफ 7 के सभी सदस्य अगले दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वे बेहद शक्तिशाली थे और उन्होंने अपनी अकादमी के लिए 23 अंक जीते हैं, जिससे वे आगे निकल गए हैं। बैंगनी शर्ट की दक्षिणी अकादमी से लियू कुंग और वांग शियाओशी अगले स्तर पर चले गए हैं। पीली शर्ट की उत्तरी अकादमी से सुंदर लड़के लिन शिन का प्रदर्शन आकर्षक रहा। मोटा और पेटू रेन शियाओयाओ शीर्ष 13 में प्रवेश कर गया था क्योंकि उसने दूसरे दौर में किसी को भी नहीं खींचा था। डिंग हाओ और ली लैन हरी शर्ट की पूर्वी अकादमी में सबसे उत्कृष्ट थे। रेड शर्ट्स की वेस्टर्न अकादमी की स्थिति सबसे खराब थी। उनके सभी खिलाड़ी दूसरे राउंड के बाद हार गए थे। शीर्ष 13 में अन्य लोग शुरुआत में लोकप्रिय उम्मीदवार थे। केवल डिंग हाओ और रेन शियाओयाओ ही 2 काले घोड़े थे। हालांकि बाद वाले को केवल भाग्यशाली माना जा सकता था, जबकि डिंग हाओ ने असली लड़ाई के माध्यम से शीर्ष 13 में प्रवेश किया था। उन्होंने शक्तिशाली विरोधियों को हराया था और एक सच्चे डाकहॉर्स थे। इसने कई लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया था। शीर्ष 13 खिलाड़ी अपनी अकादमियों से बाहर निकले जहां कई लोगों की नजर थी। वे पहले एरिना के नीचे वाले क्षेत्र में गए और अपने विरोधियों का नाम चुना। एक ही समय पर मंच पर बड़े बड़े लोगों ने पहले ही यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि इस चरण का विजेता कौन होगा।
हाँ हाँ, मुझे लगता है कि बैंगनी शर्ट की दक्षिणी अकादमी के लियू कुंग निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे। बड़े लियू, आप गलत हैं। भले ही लियू कुंग आपके परिवार में सबसे असाधारण वंशज हो, लेकिन मुझे लगता है कि पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के लिए लैन के पास चालें हैं। उसके पास विजेता की शक्ल है। हाँ हाँ, दोनों बुजुर्ग अपने परिवार के बच्चों के प्रति पक्षपाती हैं। मुझे डर है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम पक्षपाती हो। मुझे लगता है कि सेंट्रल एकेडमी ऑफ व्हाइट शर्ट्स के ऑनरेबल अलायंस ऑफ सेवन के सामने टिकने वाले बहुत कम लोग हैं। अलायंस के नेता ली मुयुन ताकतवर दिखते हैं और उनमें विजेता जैसा स्वभाव है। वे निश्चित रूप से विजेता होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी काले घोड़े डिंग हाओ के बारे में अच्छा नहीं सोचता? उसकी किस्मत वाकई अच्छी है, लेकिन मत भूलो, रेन शियाओ उससे भी ज्यादा भाग्यशाली है। मुझे डर है कि डिंग हाओ की किस्मत रेन शियाओ के आगे दब सकती है। देखने का मंच बड़े बड़े लोगों से भरा हुआ था। शाखा संप्रदायों के बुजुर्ग और कुछ नियमित बुजुर्ग भी थे। शीर्ष 13 लड़ाकों के परिवारों के रिश्तेदार और बुजुर्ग भी थे। उन सभी की राय अलग अलग थी। यह आवाज तीसरी पीढ़ी के 3 मुख्य शिष्यों के कानों तक पहुंची, जो प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई इन शिष्यों में से किसको उच्च मानते हैं। लू क्वी ने थोड़ी जिज्ञासा से पूछा। यिन यफेई ने अपनी दाढ़ी को हल्के से सहलाया और अपनी नजरें शीर्ष 13 शिष्यों पर घुमाई। फिर उसने सरलता से कहा, 7 के माननीय गठबंधन में से कम 4 शीर्ष 7 में प्रवेश करेंगे। हरी शर्ट वाली पूर्वी अकादमी के लिए लैन, पीली शर्ट वाली उत्तरी अकादमी के लिनशिन, बैंगनी शर्ट वाली दक्षिणी अकादमी के लियू कुंग और वांग शियाओशी सभी उम्मीद के मुताबिक हैं। हालांकि इस बार भी किसी को कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलेगा। ये कहना मुश्किल है कि कौन भाग्यशाली होगा। ओह, डिंग हाओ कहाँ है? क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर भाई यिन उस काले घोड़े के बारे में अच्छा नहीं सोचते जिसने कल बहुत ध्यान आकर्षित किया था? लू क्वी ने आश्चर्य से पूछा। यिन यफेई ने सिर हिलाया, डिंग हाओ सिर्फ किस्मत वाला है। वह सिर्फ एक छिद्र वाला मार्शल शिष्य है। वह निश्चित रूप से इस दौर से नहीं निकल सकता और उसका पालन पोषण करना बेकार है। हाँ हाँ, सीनियर भाई यिन को इतना यकीन क्यों है? तीसरी पीढ़ी के एक और शिष्य चेंग फेई ने उन्हें बात करते हुए सुना और अचानक जोर से हंस पड़े। मुझे लगता है कि डिंग हाओ अच्छा करेगा। आपको ये जानना होगा कि भाग्य भी मार्शल आर्ट्स का एक हिस्सा है। हुर्रम, चेंग फेई, शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? यिन यफेई की आंखों में झुंझलाहट की एक झलक दिखाई दी। चेंग फेई हमेशा उसके खिलाफ खड़ा रहता था और वाकई बहुत परेशान करने वाला था। ओह, शर्त। ठीक है। सीनियर भाई यिन, हम शर्त कैसे लगाएंगे? चेंग फेई ने हंसते हुए पूछा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर यिन यफेई को पता चल गया कि डिंग हाओ को बूढ़े राक्षस सीनियर अंकल क्यू किंशान ने चुना है, तो वह मौत से डर जाएगा। मैंने सुना है कि जूनियर भाई चेंग को कुछ समय पहले 500 ग्राम ताई स्टारडस्ट मिला था। क्या आप इस पर दांव लगाने को तैयार हैं? यिन यफेई ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और धीरे से पूछा। चेंग फेई दंग रह गया और फिर जोर से हंसा। ठीक है, चूंकि सीनियर भाई यिन 500 ग्राम ताई स्टारडस्ट चाहता है, तो जरूर। जब तक सीनियर भाई यिन ताई स्टारडस्ट के बराबर का खजाना निकाल सकता है, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। ताई स्टारडस्ट को स्नो प्रोविंस एग्जॉटिक ऑब्जेक्ट लिस्ट में 10वें स्थान पर रखा गया था। यह एक दिव्य वस्तु थी जिसका उपयोग क्यूई सैनिकों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था और यह बहुत दुर्लभ थी। अगला अध्याय, अध्याय 55, अत्यंत सुंदर फीके जैसे हथेली तकनीक। सौभाग्य से चेंग फेई को कुछ समय पहले रेगिस्तान में अपने अनुभव के दौरान अनजाने में एक राक्षस के घोंसले को नष्ट करने के बाद आधा किलोग्राम ताई स्टारडस्ट मिल गया था, और कुछ आंतरिक कोर शिष्यों को यह पता था और वे उस पर लालची नजर डाल रहे थे। यिन यफेई ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक अजीब आकार की दरांती की जोड़ी दिखाई दी, जो घूम रही थी और टिमटिमा रही थी। दरांती करीब 1.5 मीटर लंबी थी। हैंडल सिर्फ 40 सेंटीमीटर का था और गहरे लाल रंग के पैटर्न से ढका हुआ था, और चाकू की धार तेज थी। दोनों तरफ खून के निशान बेहद चतुराई से बनाए गए थे। रिज लगभग 2 अंगुल चौड़ी थी, और पूरा शरीर गहरे लाल रंग का था और काले लोहे से बना था। यह एक उड़ते हुए ड्रैगन के आकार का था और इसका वजन कम से कम 100 पाउंड था।
यह अपने ऊपर गिरे बालों को काट सकता था। हालांकि यह कोई जादुई हथियार नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक तेज हथियार था। जैसे ही दरांती दिखाई दी, हवा में थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी। अच्छा चाकू। चेंग फेई ने चॉपर पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, यह चाकू किसी शिलालेख मास्टर द्वारा बनाया गया होगा। हालांकि यह एक काले हथियार से बहुत दूर था, लेकिन यह एक सामान्य हथियार से बहुत बेहतर है। हालांकि चेंग फेई ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जो अभ्यास कर रहा हूं वह एक तरह की तलवार तकनीक है। आपका चॉपर अच्छा है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे डर है कि ऐसा चाकू आधा किलोग्राम ताई स्टारडस्ट के बदले में भी अच्छा नहीं है। मेरे शून्य सीमा पत्थर के साथ आप क्या सोचते हैं? लू क्वी ने बातचीत में शामिल हो गई। जैसे ही उसने अपना हाथ खोला, एक सुंदर अंगूठे के आकार का हल्का पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया, जो चांदी जैसी रोशनी से चमक रहा था। चेंग फेई हंसा और फिर बोला, शून्य सीमा पत्थर बच्चों के लिए एक खिलौना है। छोटे भाई लू, तुम पर शर्माती है। खैर, चूंकि तुम कुछ अच्छी चीजों का उपयोग करने के लिए बहुत गरीब हो, इसलिए मुझे अपनी आवश्यकता कम करनी होगी। मैंने 250 किलोग्राम ताई स्टारडस्ट पर जुआ खेलने का फैसला किया है। तुम। लू क्वी उसकी उपेक्षा से क्रोधित हो गई। यिन यफेई ने लू क्वी को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, 250 किलोग्राम ताई स्टारडस्ट। सौदा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, पास में खड़ा कोई व्यक्ति जोर से हंसने लगा। एक आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, अब जब आपको जुए में इतनी दिलचस्पी है, तो मुझे गवाह बनने दीजिए, आप क्या कहते हैं? वह सियान रंग का लबादा पहने हुए उनके पास आया। तीनों लोग आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत उठ खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने उसे पहचाना, उन्होंने सलाम किया और कहा, वरिष्ठ भाई लिंग। उस व्यक्ति का नाम लिंग यीशुआन था, जो तीसरी पीढ़ी के शिष्यों में उच्च स्थान पर था। अपनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित ताकत के साथ, वह कथित तौर पर तीसरी पीढ़ी के शीर्ष 5 शिष्यों में से एक था। लिंग यीशुआन एक सुंदर और अचूक चाल वाला पवन जैसा व्यक्ति था। मंच पर बैठे अन्य प्राचीनों ने जल्दी से उस शिष्य को सलाम किया जिसके पास असली अधिकार था। आप बहुत दयालु हैं। मैं बस संयोग से यहां से गुजरा था। लिंग यीशुआन ने देखने के मंच की मुख्य सीट ले ली। चेंग फेई, यिन यफेई और लू क्यूई दोनों तरफ बैठे थे। यिन यफेई और लू क्यूई बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि लिंग यीशुआन वास्तव में चेंग फेई का आदमी था। तीनों व्यक्तियों ने जुए में गिरवी के रूप में दरांती, शून्य सीमा पत्थर और ताई स्टारडस्ट को लिंग यीशुआन को सौंप दिया। वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह 5 अकादमियों में नामात्र के शिष्यों में से किसी में दिलचस्पी रखता है? यिन यफेई बिना किसी भाव के सोच रहा था। मुख्य शिष्यों के प्रत्येक समूह गुट के लिए आरक्षित बल बहुत महत्वपूर्ण थे। नए शिष्य परीक्षण की शुरुआत से ही, प्रत्येक मुख्य शिष्य गुट उन लोगों पर ध्यान देता था जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्हें गुप्त रूप से प्रशिक्षण देता था और उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए कुछ सहायता देता था। यिन यफेई के अनुसार, लिंग यीशुआन यहां अपने गुट के स्लगर्स के प्रदर्शन का निरीक्षण करने के लिए आया था। चेंग फेई को इस बात का पूरा एहसास था कि लिंग यीशुआन यहां डिंग हाओ, डार्क हॉर्स को देखने के लिए जरूर आया होगा। कुछ कारणों से, लिंग यीशुआन जैसे कुछ ही लोग जानते थे कि डिंग हाओ ही वह व्यक्ति था जिस पर संप्रदाय के पुराने राक्षस क्यू किंगशान ने ध्यान दिया था। शीर्ष 13 समूहों के परिणाम शीघ्र ही घोषित कर दिए गए। इस बार के नतीजों ने फिर सनसनी मचा दी, क्योंकि रेन शियाओयाओ, जो कि पेटुथाक के पास एक बार फिर कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इस तरह वह सीधे शीर्ष 7 में पहुंच गया। उसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। सबको पता था कि नतीजा बिल्कुल सही था, वरना उन्हें शक होता कि मोटा आदमी धोखा दे रहा है। वाह, हा, मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। मैं कितना भाग्यशाली हूं। मुझे खुद को खाने पीने का इनाम देना चाहिए। अनगिनत लोगों की ईर्ष्या और जलन भरी निगाहों के बीच, मोटा आदमी भोजन कक्ष की ओर भागा। आपको कामयाबी मिले। मोटा आदमी बहुत अजीब है। मोटा आदमी इतनी आसानी से शीर्ष 7 में पहुंच जाता है, लेकिन अगली बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा, है ना? युद्ध देख रहे शिष्य उसके भाग्य पर चर्चा कर रहे थे। यहां तक कि 13 समूहों के शीर्ष शिष्य भी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। दुनिया में वाकई कुछ ऐसे सुपरमैन थे जो दूसरों से ज्यादा भाग्यशाली थे।
वे हमेशा विपत्तियों को आशीर्वाद में बदल सकते थे और उनके पास बड़े अवसर थे। रेन शियाओ निश्चित रूप से एक तरह के सुपरमैन थे। जब वे चर्चा कर रहे थे तो 7 शीर्ष शिष्यों की लड़ाइयों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। ली लैन बनाम चेन किदोंग, माननीय 7 गठबंधन के छठे नेता। लियू कून बनाम लियांग फेक्स्यू, माननीय 7 गठबंधन के दूसरे नेता। वांग शियाओशी बनाम ली मुयुन, माननीय 7 गठबंधन के प्रथम नेता। लिन शिन बनाम चेन शिंग, मार्शल उन्माद और माननीय 7 गठबंधन के तीसरे नेता। फैंग जिंगजुन, माननीय 7 गठबंधन के पांचवें नेता, बनाम हे फेयू, माननीय 7 गठबंधन के सातवें नेता। यह माननीय 7 गठबंधन के अंदर की लड़ाई थी। डिंग हाओ का प्रतिद्वंद्वी सन जियुतियान था, जो माननीय 7 गठबंधन का चौथा नेता था। इस बार प्रतियोगिताएं एक ही समय पर शुरू नहीं होंगी। तलवारबाजी सीखने वाले संप्रदाय की 5 अकादमियों के बीच होने वाली प्रतियोगिताओं के नियमों के अनुसार प्रतियोगिताएं क्रम से शुरू होंगी, ताकि हर कोई हर खेल देख सके। पहले राउंड में ली लैन और चेन किदोंग के बीच मुकाबला हुआ। चेन किदोंग माननीय 7 गठबंधनों में छठे स्थान पर था और बहुत शांत था। वह थोड़ा पतला था, एक विद्वान की तरह, गोरी त्वचा वाला। जब वह मुस्कुराता था तो वह थोड़ा शर्मीला होता था। पिछले खेलों में वह कई तरह की फाइटिंग क्यूई में महारत के लिए जाना जाता था। सिर्फ 2 खेलों में उसने कम से कम 5 तरह के जादू के कौशल बदल दिए थे। ये 36वें एरेना में था। कृपया। चेन किदोंग विनम्र और विनम्र दिखे। कृपया। ली लैन ने थोड़ा सिर हिलाया। अगले ही पल उसके पैरों में ताकत भर गई और उसके शरीर से हवा बहने लगी और फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। उसी समय उसकी सफेद हथेलियों ने ढेर सारे हथेलियों के निशान छोड़े। अत्यंत सुंदर फीका जैसी हथेली तकनीक। यह एक शीर्ष मानव वर्ग, मध्य स्तरीय हथेली तकनीक थी। अगर कोई व्यक्ति उस हस्तरेखा तकनीक के चरम स्तर तक पहुंच जाता, तो उसकी हथेलियां किसी धारदार हथियार की तरह सख्त हो जाती। इसके अलावा, जब कोई व्यक्ति शक्ति का उपयोग कर रहा होता, तो उसकी हथेली का रंग खूबसूरत जेड के टुकड़े जैसा हो जाता, इसलिए इसे बेहद खूबसूरत फीका जैसी हथेली तकनीक नाम दिया गया। अप्रत्याशित रूप से, ली लैन ने उस गूढ़ हस्तरेखा तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा, चूंकि आकाश में उनकी प्रत्येक हथेली की छाया एक उड़ती हुई क्रिस्टल सा स्पष्ट जेड तितली की तरह थी, तथा हवा एक विशाल हथौड़े की तरह चल रही थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि उनकी हथेली की तकनीक पहले ही उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। क्या यही ली लैन की असली शक्ति थी?